माय डियर, आज की क्लास में हम समझेंगे डिटर्मिनेंट निकालने का एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला। और उसको समझने के लिए हमें माइनस एंड कोफैक्टर्स का मतलब जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन में बोल रहे हैं राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें हमें हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाल के बताना है। जो भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे और साथ में पोजीशन ऑफ द एलिमेंट लिख दी जाती है। तो A11 का माइनर M11, A12 का माइनर M12। ये तो हो गई प्रेजेंटेशन की बात एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर कोफैक्टर्स की बात करें तो उसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं और साथ में पोजीशन ऑफ द एलिमेंट लिख दिया जाता है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो देखिए, बड़ा ही आसान तरीका है। अब मैं शुरू करता हूं इस एलिमेंट से। पहला एलिमेंट जो है 2 दे रखा है हमें, तो अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो ध्यान दीजिए बच्चों कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए फॉर द टाइम बिंग। और जो बाकी एलिमेंट बचा, कौन सा बचा जी? 3। बस उस 3 को ही यहाँ पर लिख देना है और यही हमारा माइनर हो जाएगा इस एलिमेंट का। इसी तरह से A12 इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी ये वाला एलिमेंट। अब इसका मुझे माइनर निकालना है तो इसकी रो और कॉलम को आप भूल जाइए। बाकी जो एलिमेंट बचा 0, उस 0 को हम यहाँ पर लिख देंगे और वही हमारा माइनर यानी M12 हो जाएगा। सिमिलरली अब आप समझ चुके होंगे, अगर मुझे M21 का माइनर निकालना है यानी कि 0 का माइनर निकालना है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को मैंने डिलीट किया, बाकी बचा -4, वही इसका माइनर हो गया। ठीक है जी। सिमिलरली M22 मतलब 3 का निकालना है, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर देना है, बाकी बचा 2, तो इसका माइनर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। माइनस निकालना बड़ा आसान तरीका हो गया। और अब अगर हम बात करें कोफैक्टर्स की, तो हर एक एलिमेंट का रिस्पेक्टिव कोफैक्टर निकाला जा सकता है। कैसे करना है देखिए जरा। A11 का मतलब है M11 के साथ हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अब ये पॉजिटिव साइन कहां से आया इसकी अभी बात करते हैं, देखिए जरा। और इसको मैं लिखूंगा M12 और साथ में माइनस साइन लगा दिया। M21 साथ में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और ये M22 इसके आगे प्लस साइन लगा दिया। ये देखिए प्लस माइनस कहां से आया इसको समझिए। ये इनफैक्ट हम 4.1 एक्सरसाइज के अंदर जब एक्सपेंशन पढ़ा था हमने डिटरमिनेंट का, तब भी डिस्कस कर चुके हैं। तब हमने बात करी थी कि जस्ट आप उसको याद रख लीजिए। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ये है, यहां पर आपने ध्यान रखना है कि -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 कहां से आए जी? ये डिनोशन है। A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो वही हमने -1 की पावर में यहाँ पर लिख दिया 1 + 1 इंटू M11। तो आप देखेंगे -1 की पावर 2 यानी इवन पोजीशन है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गई, इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। तो A11 और M11 में कोई फर्क नहीं है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो M11 यानी 3 वही हमारा A11 हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर आप देखेंगे A12 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 हो जाएगा। अब -1 पावर 3 मीन्स नेगेटिव, तो ये साइन चेंज कर देगा। ऑल्दो यहाँ पर 0 है तो फर्क नहीं पड़ना है, बट कोई और नंबर होता तो उसका साइन चेंज हो जाता। तो ये तो इन एनी केस 0 ही रहने वाली है। अब A21 की बात करूंगा तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1, अगेन ये भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि 21 ऑड है। तो इसका क्या आ जाएगा? -4 की जगह पर ये +4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स समझ रहे हैं आप इस बात को। -1 की पावर यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगी यानी पॉजिटिव, तो ये प्लस ही रहने वाला है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव ही रहता, मतलब साइन चेंज नहीं करना है। तो एक तरह से हमने -1 की पावर से और या इवन पावर से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को, और हमें कोफैक्टर्स मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कोफैक्टर और माइनर में इन जनरल अगर मैं बात करूंगा तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। Aij विल बी -1 रेज़ टू द पावर I + j इंटू Mij, वेयर Ij मीन्स आप जानते हैं पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम को डिनोट करता है। क्लियर है जी? तो ये बड़ा ही आसान तरीका रहा हमें 2/2 के अंदर माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने का। इसी तरह से 3/3 के अंदर भी कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। और ये सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल वैसा ही है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो साथियों, माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं हमें 3/3 डिटरमिनेंट के। तो 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनस निकलेंगे और 9 ही कोफैक्टर्स निकल जाएंगे। समझ रहे हैं आप? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर निकाला जा सकता है। अब कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट वही है जो उसमें किया था। अब मैं पहला एलिमेंट यानी 1 का माइनर निकालना चाहता हूं, तो जिस भी एलिमेंट को वो जिस रो को बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट, उसकी रो और कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए फॉर द टाइम बिंग, और जो बाकी बचा
हमारे पास क्या बचा जी, इसमें 4 एलिमेंट बचे, जैसे हमने 2x2 में देखा था उसमें तो एक ही एलिमेंट बच रहा था, वो डायरेक्टली लिख देते थे। यहाँ पर 4 एलिमेंट जो बच रहे हैं, उन 4 एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दीजिए। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना तो हम जानते ही है जी, इसकी वैल्यू निकालना, इसको 1 मल्टीप्लाई करके -0, तो ये तो 1 आ गया। क्लियर है जी, ये समझ में आई बात। ओके, चलिए ये भी समझिए M12। अब अगर मुझे M12 निकालना है तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। इसका माइनर निकालने के लिए रो और कॉलम को डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट्स बचे यानी 0 0 और 0 1, इनको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। ओके, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, मेरा मतलब है जैसी पोजीशन लिखी हुई एलिमेंट्स की वैसे ही रख देंगे, यहाँ पर इनको चेंज नहीं करना। अगेन ये तो सिंपल ही हो गया, 0 - 0 तो ये तो 0 आ गया जी। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं M13 की। तो आप देखेंगे M13 के लिए भी बिल्कुल वैसे ही करना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, जो 4 एलिमेंट्स बचे हमारे पास ये वाले, इनको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया, 0 1 0 0। क्लियर है जी। अब ये भी आप देखेंगे 0 - 0 यानी 0 आ जाएगा ये भी। अब उसी तरीके से M21 की बात करें तो अगेन अब तो आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान तरीके से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। M21 यानी ये वाली एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटाया तो जी 4 एलिमेंट्स कौन से बचे, ये वाले 2 एलिमेंट्स और ये वाले 2 एलिमेंट्स, इनको हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है जी। ओके, अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा ये भी। अब M22 की बात कर लेते हैं, तो जी बिल्कुल वैसे ही करना है, बस ध्यान ये रखना है कि आप सही रो और सही कॉलम को डिलीट कर रहे हैं। 4 एलिमेंट्स बच गए, ये 1 0 0 और 1, इनको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। दिस इज 1 0 0 1। ओके, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये तो 1 - 0 यानी 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ओके, सिमिलरली आप देखेंगे M23 अगर कैलकुलेट करना है तो M23 यानी 0, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो जो 4 एलिमेंट्स बचे उनको हमने लिख दिया यहाँ पर 1 0 0 0 डिटर्मिनेंट फॉर्म में। इसकी वैल्यू कितनी आएगी जी, 1, ये 0 - 0 0 ही हो गया। दिस इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे जी, अगेन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में 0 0 1 0 लिख दिया। ओके, हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इसको करके बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपका एक 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है इसके अंदर, ये भी 0 हो जाएगा। एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, वहां पर ये सारी प्रेजेंटेशन मैटर करेंगी, आपको ये कोफैक्टर्स माइनस निकालने पड़ेंगे उसमें, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो। ऑफ कोर्स नया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए कि ये सारा कुछ इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो उसमें क्या है कि हम लोग सोचते हैं तो बहुत ही ईजी है, इसमें गलती क्या होगी, तो गलती होने के चांसेस ये हो जाते हैं कि आप प्लस माइनस की गलती कर देते हैं या फिर कोई एलिमेंट गलत उठा लिया। ठीक है, तो M32 बहुत केयरफुली थर्ड रो सेकंड कॉलम रीचेक करिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम इसको हमने डिलीट किया, तो बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचे उनको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। 1 0 ये वाला है, 0 0 यहाँ पर है, तो ये मुझे क्या दे देगा जी, अगेन 0 आ जाएगा इसका भी वैल्यू। M33 की बात करेंगे तो M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 का माइनर निकालना है, तो ये रो और ये वाला कॉलम को माइनस किया, आई मीन डिलीट किया, और बाकी जो बचे 1 0 0 1, इसको हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया 1 0 0 1, और ये मुझे दे देगा 1 - 0 यानी 1। तो ये हमने निकाल लिए 9 माइनर्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है जी, हर एलिमेंट का माइनर निकालना है यहाँ पर। अब कोफैक्टर्स, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया। फर्क क्या होता है कोफैक्टर और माइनर में, प्लस माइनस का तो फर्क है ना। प्लस माइनस का फर्क क्यों है, बिकॉज -1 की पावर i + j, इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जब MIJ से मल्टीप्लाई होती है तो मुझे AIJ मिल जाता है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे डायरेक्टली। अब A11 की बात करूंगा तो जी इवन पोजीशन है, मतलब -1 की पावर 1 + 1 लगाएंगे तो वो बेसिकली आपको प्लस ही देगा, तो +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से हम, इनटू M11, तो M11 और A11 में तो कोई फर्क नहीं आया, तो हमारे पास जो A11 M11 निकाला था वही हमारा A11 हो गया। क्लियर है जी। तो अब आप देख लेंगे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं A12 विल बी 0, तो 0 ही रहने वाला है, ऑल्दो अगर कुछ और नंबर होता तो साइन चेंज हो जाता। A13 की बात करूंगा तो ये भी 0 है, तो 0 रहने वाला है, वैसे ही पॉजिटिव पोजीशन है ये 1 + 3। ओके, A21 नेगेटिव पोजीशन है, ये तो वैसे ही 0 है, तो 0 हो गया, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, M22 1 है और पोजीशन भी पॉजिटिव है, इवन पोजीशन है, तो ये 1 रहने वाला है। A23 की बात करूंगा, अब समझ रहे हैं, इसको अगर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे तो हम A-1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 ऐसा करके दिखाएंगे। ठीक है, अब -1 की पावर 2 + 3 इज माइनस, और साथ में 0 है तो फर्क नहीं पड़ना है, तो ये तो 0 ही रहने वाला है। क्लियर है जी। अब 31 भी पॉजिटिव है, तो ये तो वैसे ही कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है इसमें। ओके, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 और पोजीशन इवन है तो 1 ही रहने वाला है। तो आप देख रहे हैं बड़े आसान तरीके से हमने
को फैक्टर्स और माइनस समझ लिए हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी कुछ वैसे ही लिखी हुई है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो मुझे एक्चुअली में करना क्या होता है जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट एआईजे ऑफ अ डिटर्मिनेंट, मतलब हर एक एलिमेंट का एक माइनर निकाला जा सकता है डिटर्मिनेंट में, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। क्या मतलब है जी, अगर मुझे वन का इस ए आई जे, ये ए आई जे पोजिशन है, कोई भी आई जे पोजिशन भी है सारे, इसकी ith रो यानी जिस भी रो में ये है और jth कॉलम जिस कॉलम में है उसको डिलीट करके एक छोटा डिटर्मिनेंट बच जाता है, इसीलिए उसको माइनर बोला जाता है। एक स्मॉलर पार्ट बच गया डिटर्मिनेंट का, बोल रहे हैं इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट aij लाइज। ऑब्वियसली जिसमें वन ये लाई कर रहा था, मैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट किया, माइनर डिटर्मिनेंट आया, उसको इवेल्युएट करके जो आंसर हमारे पास आया वही माइनर हो गया इसका। ये डेफिनेशन का मतलब है, MIJ से इसको डिनोट करते हैं। और उसी तरह से डेफिनेशन कोफैक्टर की दे दी है कि कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय aij, और डिफाइन कुछ इस तरीके से होता है। ये डेफिनेशन तो हमने ऊपर पढ़ लिए, ये फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। इसी तरीके से आप ये वाला पार्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट निकालने का कॉम्पैक्ट फॉर्म जो मैं बता रहा था आपको। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम समझ चुके हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, यहाँ ध्यान देंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहे हैं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू हमें सेकंड रो के कोफैक्टर्स को यूज करके निकालनी है। तो अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं उस कॉम्पैक्ट फॉर्मूले की जो मैंने आपको बताया। अगर हम सेकंड रो के अलोंग एक्सपैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सेकंड रो के एलिमेंट्स को लिख दिया, समझ रहे हैं। सेकंड रो के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, A21 A22 A23, 3/3 डिटरमिनेंट के अंदर यही होते हैं सेकंड रो में एलिमेंट्स। अब आपने क्या करना है, इनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स से, मतलब A21 का कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा है A21, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A22, और इसके लिए A23, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और तीनों को ऐड कर देना है। तो ये हो गया हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो अब यहां पर हम पहले निकाल लेते हैं A21 की वैल्यू। A21 अभी अभी हमने समझा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 होता है, और -1 की पावर 2 + 1 यानी -M21। तो और -M21 कैसे निकालेंगे जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, बाकी जो चार एलिमेंट्स बचे कौन से, 38 एंड 23, तो इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। ये आ गया जी माइनर इसका, ठीक है। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, दिस गिव्स मी -9 - 16, तो ये हो गया जी +7, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद निकाल लीजिए आप A22, तो A22 क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2, और M22 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपको प्लस दे देगा, तो +M22 हो गया। ये M22 अगेन हमने अभी समझा कि क्या करेंगे इसमें जी, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी ये वाला एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, 5 8 और 1 3। तो ये मुझे क्या वैल्यू दे देता है जी, 15 - 8 दैट इज 7 आ गया। ओके, इसी तरीके से आप निकाल लीजिए 23 के लिए -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3 इंटू M23 आ जाएगा यहाँ पर, और ये -1 पावर 5 यानी माइनस का साइन आ जाएगा, M23 हो गया ये। अगेन ये मुझे क्या दे देगा जी, M23 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, M23 निकालना है तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट किया, और एलिमेंट्स बचे हमारे पास 5 3 एंड ये वाले 1 2, तो ये मुझे क्या देगा, 10 - 3 दैट इज 7, -7 आ गया। क्लियर है जी। तो हमने ये तीनों को फैक्टर्स निकाल लिए हैं जी इन सेकंड रो के एलिमेंट्स के। ओके, सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। बस अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट जो आया हमारा रिक्वायर्ड वो क्या आ जाएगा जी, A21 क्या है हमारे पास, दैट इज 2, तो 2 × A21, कैपिटल A21 7 हो गया, प्लस करा जी हमने A22 यानी 0, ये तो 0 ही है, चलिए ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, और +1 किया, यहाँ पर हम सेकंड थर्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट 1 इंटू -7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 7 आंसर आ गया जी। ये हुआ हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये तरीका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो लेंदी ही है। अगर मैं इसको
सेकंड रो के अलोंग एक्सपैंड करता, एक्चुअली में जो ये बोला गया कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो को यूज करके आपने इवेल्युएट करना है, तो आप एक ही स्टेप के अंदर सेकंड रो के अलोंग अगर इसको एक्सपैंड करेंगे, आप समझ रहे हैं, सेकंड रो के अलोंग एक्सपैंड करना, तो मैं क्या करूंगा जी, ये रिमेंबर हम लोग इस पोजीशन को ऑड या इवन से देखते थे, और ये पोजीशन कौन सी है, नेगेटिव, कोफैक्टर के अंदर भी देखा हमने, तो -2 और मल्टीप्लाई क्या करते थे, वही रो और कॉलम को डिलीट करके 9 - 8 × 2 16, और ये जीरो वाले को तो लिखने की जरूरत नहीं होती थी, और तीसरा एलिमेंट नेगेटिव ही है ये वाला -1, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 5 3 1 2 बचेगा, यानी 5 2 10 हो गया ये मल्टीप्लाई, और 3 यहाँ आ गया, तो मुझे वैल्यू क्या देती थी इसने, -2 × दिस इज -7, यानी +14 - 7, तो 7 आ गया जी, एक ही लाइन में आंसर आ गया हमारा, वही यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया, बट ठीक है, प्रेजेंटेशन अगर ऐसी बोली जाएगी कि कोफैक्टर्स यूज करके करना है, तो हम इस तरीके से निकाल के दिखाएंगे, अदरवाइज डिटर्मिनेंट निकालने का तो ये तरीका हम जानते ही हैं, यूज हमने यहाँ पर भी वही किया है, कोफैक्टर्स, ध्यान रखिएगा, ये माइनस आप साइन देख रहे हैं, ये माइनस साइन किसकी वजह से आया, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, और वही माइनस साइन यहाँ पर भी रखा हमने, आप ध्यान दे रहे हैं बच्चों, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन सेम ही है, वो हमने डायरेक्टली यूज कर दिया था, वहां पर डिस्कस नहीं किया था, आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, M21 जो हमने समझा था, यही 3823, यही तो लिखा है हमने, इसको हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पर, कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, बस थोड़ा सा ये है कि ये प्रेजेंटेशन होगी और इसके अंदर माइनस प्लस क्यों आता था वो हमने आज समझ लिया है, ठीक है। आपको कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत कहाँ पड़ने वाली है, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें तो आपको कोफैक्टर्स निकाल के एक प्रॉपर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए भी समझना जरूरी है कि कोफैक्टर्स किसे कहते हैं और माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। तो वही यहाँ पर आप फॉर्मूला भी देख लीजिए, वही लिखा हुआ है, सम ऑफ द, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यही तो किया हमने, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रो विद देयर रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आ जाइए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे एनसीईआरटी में, इवैल्यूएट करनी है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम, तो जी डिटरमिनेंट अब थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करना है, तो मैं जानता हूं थर्ड कॉलम में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी, पहला एलिमेंट ये वाला कौन सा होता है, दिस इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम आता है, और उसके बाद थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है जी, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स लिख दिए और साथ में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिख के दिखा दिए हमने, ठीक है जी। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिलहाल तो हम, और इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे और सबको ऐड कर लेंगे, क्लियर है जी। तो अब एक ही स्टेप में हम इसको कर सकते हैं, A13 का मतलब क्या है, YZ है, ठीक है, A13 इज YZ, और कोफैक्टर ये तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो कोफैक्टर A13 क्या होगा, दैट बिकम्स, अगेन आपको ध्यान है, अभी हमने डिस्कस किया, इस रो और कॉलम को हटा दीजिए, बाकी जो बचा 1Y 1Z यहाँ पर लिख दिया, आप समझ गए, 1 + 3 क्योंकि पॉजिटिव पोजीशन थी, मैंने यहाँ पर साइन लिखा ही नहीं, ओके, ऐसा ही कर सकते हैं हम डायरेक्टली, और ये ZX आ गया, A23 की बात कर रहे हैं हम, तो A23 ऑफ कोर्स यहाँ पर माइनस का साइन भी आ जाएगा, रिमेंबर दिस, ये माइनस लगाएंगे यहाँ पर हम, और ZX आया, ये माइनस समझ में आ गया जी, 2 + 3 बिकॉज ऑड पोजीशन है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है, और 2 3 की बात करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही, दैट इज सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया, तो जो एलिमेंट्स बचे उनको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया जी। A33 ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, एलिमेंट कौन सा है जी, यहाँ पर XY है, और ये रो और कॉलम हटाएंगे, क्या बचा हमारे पास, 1X 1Y, दैट्स इट, ये हमने सही तरीके से लिख लेना है। उसके बाद इसको तो ओपन करना जानते ही हम, YZ × Z - Y, सॉरी माइनस हो जाएगा ये, दिस इज -ZX × Z - X प्लस XY × Y - X, ठीक है जी। ये सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसा हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 2/2 का, बस वैसे तो हमारा ये आंसर है, बट क्या है कि कई बार क्वेश्चंस के अंदर ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि इसको आप इसके इक्वल प्रूव करके बताइए, ठीक है जी। ये फैक्टर फॉर्म में लिखना है आपने, ये डिटरमिनेंट जो है एक्चुअली में ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो जी यहां से यहां तक का रास्ता समझ लेते हैं, क्या करना होगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तो मेरे को इमीडिएटली कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, फैक्टर बनाने तो कुछ कॉमन निकलना चाहिए, अभी तो मुझे इनमें से कुछ भी कॉमन तीनों में से दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करिए, इसको देखिए सिंपल तरीके से पहले आप ओपन कर लीजिए, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। ये देखिए, इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा, अभी सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
ब्रैकेट ओपनिंग से हमने सारी टर्म्स को ओपन कर दिया। अब आप यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है मुझे, ठीक है, और एक ये एक्स की टर्म है और ये भी एक्स की टर्म है, और बाकी ये वाली टर्म जो है ये विदाउट एक्स वाली है। तो ऐसा करते हैं, अरे रीअरेंज कर लेते हैं सारी टर्म्स को, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास क्या आया जी, अगर मैं एक्स स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, जेड माइनस वाई। क्लियर है जी, इसमें से मुझे मिल गया z माइनस वाई। अच्छा, अब x वाली टर्म इकट्ठी कर लीजिए, तो x वाली टर्म कौन सी है जी, एक ये है और एक ये है। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है अंदर, मुझे मिलता है जी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। और यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें लेकिन वैसे कॉमन क्या है, वाई जेड, इन दोनों टर्म्स में वाई जेड कॉमन है, तो वाई जेड कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, z माइनस वाई बच जाएगा। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे z माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इनफैक्ट यहाँ पर भी है, y माइनस जेड है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो मुझे टर्म्स मिल जाएंगी। आप समझ रहे हैं, मैं अब z माइनस वाई थ्रू आउट कॉमन ले सकता हूँ। चलिए, उसको लेने से पहले मैं इसको एक बारी ब्रैकेट ओपन, आई मीन ये फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर। ये बनेगा y माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय y प्लस जेड, ठीक है जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, और ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब आप देखेंगे इन पूरे में से z माइनस वाई कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैंने बोला ये प्रूव करने के लिए आएगा, यहाँ पर y माइनस जेड देख रहे हैं आप, कोई बात नहीं, माइनस को तो हम कहीं इधर उधर निकाल के अभी एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा वो तो। यहाँ देखिए जरा, तो हम z माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं पहले, तो अंदर क्या बचेगा जी हमारे पास, एक बचा एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर बचा, इसमें से क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पर मैंने z माइनस वाई लिया है, ये y माइनस जेड है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड हो गया। समझ में आ रही है बात बच्चों, माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, मैं कॉमन निकाला z माइनस वाई, यहाँ पर तो y माइनस जेड है तो माइनस बाहर आ गया, और यहाँ क्या बचा, प्लस वाई जेड। ओके, ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्या करेंगे। अगेन आप देखिए, तो इसके अंदर इसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा हमें, तभी हमारे को फैक्टर्स जो है इसके समझ में आएंगे। अब अगेन ये z माइनस वाई एज इट इज रहने देते हैं, तो इसमें से अब हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई, और इसमें से और इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है जी, z, तो मैं इसमें से z कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा जी अंदर हमारे पास z कॉमन लेने पर, दैट इज y माइनस x, ठीक है जी। ओके, ये हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए क्या कॉमन और निकल सकता है, ये तो फैक्टर्स हो गए ना, ये 10th क्लास में आप करते आए हैं, फैक्टर्स बनाने वाला काम है ये। तो x माइनस वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये y माइनस एक्स है, कोई बात नहीं, इसको हम x माइनस वाई कर लेते हैं, माइनस जेड बाहर आ जाएगा। तो जी x माइनस वाई अगर कॉमन लेता हूँ इस ब्रैकेट में से, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इधर तो x आ जाएगा और ये आ गया माइनस जेड। अब देखिए हमारा क्वेश्चन का आंसर वही आ गया, हमें x माइनस वाई चाहिए था, वो भी है, y माइनस जेड चाहिए, z माइनस वाई है, और z माइनस एक्स चाहिए, तो यहाँ x माइनस जेड है, तो ठीक है, माइनस माइनस निकाल करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया y माइनस जेड, ये हो गया x माइनस वाई, और ये हो गया जी z माइनस एक्स। यही हमें एक तरह से प्रूव करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसमें एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, इससे रिलेटेड एक और, आ जाओ वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट इन जनरल फॉर्म दे दिया है, कोफैक्टर्स aij, कैपिटल aij से डिनोट करते हैं ऑफ कोर्स, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इन चारों में से करेक्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो हमने अभी डिस्कस किया, आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, आंसर तो ऑफ कोर्स डी है, आप देख पा रहे हैं कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, मतलब अगर सपोज कीजिए मुझे बोला जाए जी फर्स्ट, ये कौन सा है, A11, A21, A31 का मतलब क्या हुआ, ये वाला कॉलम, ठीक है, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम आंसर निकालते हैं तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। एक तो ये पॉइंट, ये तो हम समझ चुके हैं, ठीक है जी। मतलब ये कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं रो या कॉलम के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब ऐड किया जाता है तो वो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देता है। ये तो हमने समझा। तो इस तरीके से देखें तो 6 तरीके हो गए हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने के, जो हम एक्सपेंशन में भी समझ चुके हैं। तीनों रोज और तीनों कॉलम्स के अलॉन्ग एक्सपैंड करके आंसर निकाला जा सकता है। दैट इज वन पॉइंट ऑफ कोर्स। उसके अलावा बाकी एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखिए, इसको समझते हैं फिर इसके वर्ड्स पे जाएंगे, कि अगर मैंने मान लीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख दिए और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड रो के कोफैक्टर्स को, आप देख रहे हैं मैंने क्या किया जी, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे और उनके साथ मल्टीप्लाई किया सेकंड रो के कोफैक्टर्स को। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसका आंसर 0 आएगा। ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। क्या कहता है जी वो, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो या फिर कॉलम ऑफ कोर्स आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो,
देन देयर सम इज जीरो। यानी एक रो के एलिमेंट्स के साथ कोफैक्टर्स दूसरी रो के मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाएगा तो उनका सम जीरो होगा। अगर सेम रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं फिर तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देता है, बट अदरवाइज वो मुझे आंसर जीरो देगा। बात समझ में आती है जी? तो ये कॉन्सेप्ट का आप दिमाग में रखेंगे अच्छे से, एमसीक्यूज में जरूरत पड़ सकती है आपको इसकी। और बाकी हमने ये कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज 4.3, आपके बड़े इजी से क्वेश्चंस थे इसके अंदर। और इसके बाद 4.4 हमेशा की तरह इसका लिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज का आपको अगली स्क्रीन पर मिल जाएगा, क्लिक करिए, मैं आपको वहीं मिलता हूं।